अगर आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही थी तो इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास मानिए मेरा, आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन को आप कहेंगे चल बेटा मैं तुझे सॉल्व करता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज फ्रिक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके एंटी नीट से रिलेटेड मैं सब कुछ करवा दूंगा बच्चा लोग। आप देख रहे हैं प्रचंड सीरीज विच इज एब्सोल्युटली फ्री। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये चौथा क्लास है बच्चा। इससे पहले सूडो फोर्स पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट में पिन प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्रचंड सीरीज आपकी जिंदगी बदल देगा। यहाँ पर फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन वाइज सब कुछ मैं कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड यस लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चा लोग। तो आप देख रहे हैं सचिन सर फिजिक्स चैनल, जहाँ पर मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। चलिए बच्चा, तो आज मैं पूरा फ्रिक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट इसके साथ साथ जो भी बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, देखिए यूट्यूब पर तो सारे आपको लेक्चर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जब तक जीवित हूँ, मिलते रहेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पर शायद पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। तो आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं बच्चा सक्सेस मंत्रा बॉक्स के माध्यम से। ये मेरा कोर्स है, क्लास 24 एप्लीकेशन पर मौजूद है। सिंपल क्लास 24 ऐप डाउनलोड करो या आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7984294085। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े ऑफलाइन सेंटर का हिस्सा हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। बहुत नामी नामी जगह पर आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका सिलेबस अगर मार्च एंड तक, फेब एंड तक खत्म होगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे और ये सच्चाई है। लेकिन आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं फिजिक्स इस सिर्फ 8000 रुपीज में आपको पूरा साल पढ़ाने वाला हूँ बच्चा। अभी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा जो आपकी क्लासेस गई हैं और उन्हीं चैप्टर्स को मैं फिर से लाइव रिवीजन भी कराने वाला हूँ और दिसंबर तक सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो देर मत करना, कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोर्स की और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पर एक नंबर दिया है। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रिक्शन टॉपिक। ओके, फ्रिक्शन नाम से पता चल जा रहा है कि फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। अरे सर ये तो हिंदी बता रहे हैं, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, ये तो सभी लोगों को पता है। नहीं, घर्षण होता ही है, बात सही है, लेकिन फ्रिक्शन को हम समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। बट पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। फ्रिक्शन ना रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। दो बॉडी के बीच में जब रिलेटिव मोशन होने वाला है तो उसका ये अपोज करता है। अब फ्रिक्शन की थ्योरी समझ लेंगे तो हमें इसका क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। तो इसकी थ्योरी समझते हैं। दो तरह का फ्रिक्शन होता है। एक होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे आपको पढ़ाऊं अगर आप वैसे याद रख लेंगे ना तभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई थ्योरी वेरी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एनटीए में सवाल यहीं से आएगा जहां से मैं पढ़ा रहा हूं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी चल रही होगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पर बॉडी रुकी होगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। अच्छा, ये जो म्यू एस होता है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस वो है जो बॉडी को रोक कर रखता है और म्यू के वो है जो बॉडी को चला रहा है, चलते समय रोक देगा। अगर वो भी नहीं होता तो बॉडी रुकती नहीं ना। तो बताइए म्यू एस और म्यू के में संबंध क्या है? नॉलेज की बात है बस। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा म्यू के से बड़ी होती है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पर। सरफेस का नेचर कैसा है उस बात पर जो हमारा म्यू होता है वो डिपेंड करता है। एंड इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू, सो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल्स, इट विल बी गिवन इन योर प्रॉब्लम्स। तो अभी तक क्या समझ में आया? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये तो किताबों की लाइनें हो गई, पहली बार जो बच्चा पढ़ता है उसे समझ में नहीं आता। और दूसरा क्या सिखाया मैंने? फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक काइनेटिक। हाँ, कुछ ये पता चल रहा है, स्टैटिक जो बॉडी को रोक कर रखता है और काइनेटिक जो बॉडी को चला रहा था फिर रोकने में मदद करता है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ पड़ जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज देखो कहाँ है, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में फ्रिक्शन है क्या। दिमाग में इतनी बात याद रखिए कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ऐसा नहीं। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन का अपोज करता है। क्या करता है? बॉडी के मोशन का अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी रुकेगी नहीं, चलने लग गई तो, है ना। और फ्रिक्शन है तो बहुत जगह पर इसका हेल्प हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेन से लिख पाता हूं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख ही नहीं पाते।
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम जमीन पर चल पाते हैं बच्चा लोग। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम कैसे हम चलने की बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम गिर जाते। कभी आप बर्फ पे चले हैं, गिर जाएंगे। केला जैसे ही आपके पैर के नीचे आता है गिर जाते हैं। चिकनी सरफेस होती है आप गिर जाते हैं। चिकनी चमेली नहीं बोला, चिकनी सरफेस बोला, ठीक है। कैटरीना कैफ दिमाग में तुरंत आ जाती है ना, शैतान बच्चा पार्टी। तो आपको फ्रिक्शन से फायदा भी मिलता है, एडवांटेज भी है, तो दुनिया में डिसएडवांटेज भी रहता है यार। लेकिन हमें थियरी से ये पता चल गया कि दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। अब ये थियरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी कि ये फ्रिक्शन को क्वेश्चंस को कैसे हम समझें, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को कैसे समझें। तो उसे समझने के लिए हम अभी आते हैं, एक ग्राफ आप देखेंगे ना किताबों में ऐसा बना रहता है। इस ग्राफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम्पल समझ लो तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, मैं ये जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना, ये नोट्स बच्चों टेलीग्राम में मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए जो पेड बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डीपीपी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह तो सब मिलेगा बिकॉज दे आर पेइंग ना। आप भी आ जाओगे तो आपको ही मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स भी दे रहा हूँ जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। तो एसएसपी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले वेक्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन सब पढ़ा दिया और सबके नोट्स भी मिलते हैं बच्चा। तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, एकदम सादा सरल सवाल। 5 किलो का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। क्या लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं कहता हूं 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे भी बॉडी नहीं चली। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है एग्जैक्टली इसके ठीक पीछे 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा होगा। यही 10 न्यूटन का फोर्स ना बच्चा लोग फ्रिक्शन फोर्स है। यही 10 न्यूटन का फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। मैं कहता हूं मैंने 12 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चली, तो 12 न्यूटन पीछे होगा, वही फ्रिक्शन फोर्स है। मैं कहता हूं 15 न्यूटन फोर्स लगाया इधर, बॉडी अभी भी नहीं चली, मतलब पीछे 15 न्यूटन लग गया। इसका मतलब ये है कि यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग, क्या है ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्स जितना होगा उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। बट जरा आप ही सोचिए, ये तो हमारे हाथ में है ना, बिकॉज ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसे तो मैं कितना भी चाहूं बढ़ा सकता हूं। लेकिन जो फ्रिक्शन होगा उसकी एक तो औकात होगी। भाई ये 10 था, 10 हो गया, 12 है, 12 हो गया। क्या लाइफ टाइम तक यहां बढ़ाओगे तो यहां बढ़ता रहेगा? नहीं। एक पर्टिकुलर वैल्यू के आने के बाद हमारा फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाता है। जिस वैल्यू पर आने के बाद हमारा फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो गया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एफएस मैक्सिमम का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। अच्छा म्यू एस, चलिए मान लीजिए कि यहां जो म्यू एस है वो 0.2 है, क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता ना करें। तो 2/10 एम जी कितना? तो 5, जी कितना? 10। कितना न्यूटन हो गया? 10 न्यूटन। अच्छा अब मैं यहाँ पर चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यहाँ 12 न्यूटन कर दिया। अब आप सोचिए एफ एस मैक्सिमम है 10 न्यूटन, मतलब इस ब्लॉक को रोक के रखने वाला फ्रिक्शन है मात्र और मात्र 10 न्यूटन। बट बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। तो बॉडी चलेगी क्या? आंसर है यस सर, चलने लगेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि एक्सटर्नल इस एफ एस मैक्सिमम से बढ़ गया। बट अगर मान लीजिए कि मैं यहां 5 न्यूटन का फोर्स लगाता, मान लीजिए कि मैं यहां 5 न्यूटन का फोर्स लगाता, बॉडी चलेगी क्या? नहीं, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए एफएस मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो यहां पर पहला पॉइंट आप रखेंगे दिमाग में कि फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक और मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए बच्चा कितना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है और एकदम सिंपल करके आपको पढ़ा रहा हूं, प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ इफ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर फ्रॉम योर हार्ट। ट्रस्ट में आपको किसी भी पेड बैचेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी की भी नहीं, दिल से पढ़िए बस। तो अगर एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू लेस देन है एफ एक्सटर्नल, तो बॉडी मूव कर जाएगा। और अगर बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब है कि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है एफ एक्सटर्नल से। इस वक्त जब 5 न्यूटन का फोर्स लगा था और हमारा एफ एस मैक्सिमम 10 न्यूटन है बिकॉज ऑफ दिस म्यू, तो सवाल ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग रेस्ट व्हाट इज द फ्रिक्शन वैल्यू। बॉडी रेस्ट पर है तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन कितना लगा? भाई 5 न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं चला, मतलब पीछे से भी 5 ही न्यूटन है। गलत मत समझिए,
10 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, 0 से 10 न्यूटन तक ही अपने आप को वैरी कर सकता है। तो अगर मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं किया, मतलब पीछे भी 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। तो आपका यहाँ आंसर क्या आ जाएगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जब हमारा रेस्ट होता है बॉडी, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के बराबर ही फ्रिक्शन लग जाता है। क्लियर, ये बात समझ में आया? ठीक है। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर म्यू के दिया होता 0.1 न्यूटन। म्यू के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी चलने लगे, अच्छा मान लेते हैं कि ये 20 न्यूटन हो गया। पॉइंट नंबर 3, इफ बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव करने लगी, तो याद रखना हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा। बॉडी जब एक बार चलने लगे तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। बॉडी चल रही है ना, तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जब बॉडी चलने लगी तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका 0.μ इंटू एन, म्यू के इंटू एन 1/10 इंटू एन आपका कितना है 5 इंटू 10, कट गया तो कितना न्यूटन आ गया 5 न्यूटन। तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। एक और चीज यहां नोट करके लिखिए, इफ म्यू एस एंड म्यू के बोथ आर गिवन, इतना बढ़िया नोट्स बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेगा, बोथ आर गिवन, तो उसे एज इट इज कंसिडर करिए। लेकिन अगर सवाल के अंदर म्यू एस और म्यू के की जगह पर सिर्फ म्यू लिखा है, तो आप म्यू एस की वैल्यू को भी म्यू लीजिए, म्यू के की भी वैल्यू को म्यू लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे? इस एग्जाम्पल से 3-4 बातें हमें समझ में आया। फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर बॉडी को चलना है तो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम। तो पहला स्टेप में हमेशा फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में एफ एस मैक्सिमम निकालिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो उतना ही फ्रिक्शन पीछे लग जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, बॉडी एक्सीलरेट करेगी, तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है इफ म्यू के इज गिवन। अगर नहीं दिया है तो एफ एस मैक्सिमम ही रख लो। समझ गए? अब उस ग्राफ के ऊपर सोचिए जो बहुत सारे किताबों में होता है, जो ग्राफ ऐसे जाता है और फिर ग्राफ ऐसे थोड़ा नीचे रहता है, डिप। दैट इज शोइंग एक्चुअली कि बॉडी जब चलने लगी तो इसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और उसकी वैल्यू कम रहती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। समझ गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? बॉडी को रोक कर रखता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या? बॉडी को चलाने लग जाता है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ पड़ा। अब हम एग्जाम्पल के लेवल को थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे कैसे तरह तरह के सवाल आएंगे वो सब हम सीखेंगे। लगेगा तो हम एक और लेक्चर भी लेंगे, बट इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो यहां पर बच्चा हमारे पास में एक ब्लॉक है, बराबर। यहां पर बाबू लोग एक फोर्स लग रहा है 20√2 न्यूटन का, एंगल 45 डिग्री है, 2 kg का ब्लॉक है। इस सरफेस का म्यू एस 0.2 है, म्यू के 0.1 है। हमसे सवाल पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा, हमसे सवाल पूछ रहा है बॉडी पर फ्रिक्शन क्या होगा। सो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए एफबीडी। क्या आपको एफबीडी आता है? नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस लेक्चर नंबर 4 के पहले लेक्चर नंबर 2 है, 3 में सूडो फोर्स है, 2 में एफबीडी है। क्या आपने वो देखा? नहीं तो फटाफट देख लीजिए, उसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी समझा देता हूँ। सबसे पहले एफबीडी बनाने का मतलब होता है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो। तो यहाँ तो एक फोर्स लग रहा है, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे आगे की तरफ एक्सपांड कर दूं तो ये एंगल 45 है। तो यहाँ पर थीटा की तरफ ये हो गया 20√2 cos 45, यानी इतना, यानी 20 न्यूटन। और एक नीचे की तरफ लग जाएगा, वो भी 20 न्यूटन ही होगा। बॉडी के वजन की वजह से 20 न्यूटन नीचे, और यहाँ पर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हमें क्या पता, एन मान लेते हैं। अच्छा, आप ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, कितना लगेगा हमें भी नहीं पता। सबसे पहले हम एफ एस मैक्सिमम निकाल लेते हैं, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है आपका 0.2 यानी 2/10 इंटू एन। क्या एन बराबर 20 + 20 40? यस। कितना न्यूटन आ गया? 8 न्यूटन। अब जरा सोचिए कि बॉडी को रोक कर रखने वाला फोर्स है 8 न्यूटन। रोक कर रखने वाला फोर्स है मैक्स टू मैक्स कितना? 8 न्यूटन। बट चलाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। तो बॉडी मूव कर जाएगी। एक बार बॉडी को साइड में फिर से बना लेते हैं।
यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन। अब क्योंकि बॉडी मूव करने लगी और क्वेश्चन के अंदर म्यू के दिया है, ये चीज समझिएगा ध्यान से, म्यू के दिया है, म्यू के दिया है, इसीलिए हमें एफ के निकालना पड़ेगा। कब निकालेंगे एफ के? जब बॉडी मूव करने लगे। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो हमें म्यू के की चिंता, एफ के की चिंता नहीं करनी, हम एफ एस मैक्सिमम को ही फ्रिक्शन मानेंगे। लेकिन अब हम यहाँ निकालेंगे एफ के, वेरी सिंपल, म्यू के इंटू एन, म्यू के 1/10, एन कितना है बच्चों? सो 2, यानी कि 2 इंटू 10 कट गया तो 2 न्यूटन आया। अच्छा, हमें एफ के मिल गया पीछे की तरफ, और हम एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? इधर का फोर्स ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स 20 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई द मास दैट इज 2, तो 18/2 यानी 9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। यानी इसका पहले का आंसर एक्सीलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना? ये वाला कि ये वाला? गलत है, ये वाला, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। बॉडी चलने लग गई है तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो बेसिक एग्जांपल आपको समझाया ना, इसे बेसिक मत समझिए, ये एनटीए में पूछा जाने वाला सवाल है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बच्चे घबराहट के मारे कुछ अलग तरीके का फिजिक्स पढ़े रहते हैं। बट इस प्लेटफॉर्म पर मैं बोल रहा हूं, अगर आप अच्छे से 5 महीने लगातार नीट के जो लेक्चर्स आ रहे हैं उन्हें देख लोगे बच्चा, आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, दिस इज बेस्ट, राइट? तो ये हो गया। चलिए अब थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। अब यहाँ फोर्स लगा दो, यहाँ फोर्स लगा दो, यही स्टेप्स को फॉलो करना। एफ एस मैक्सिमम निकालना, एन निकालना, चेक करना कि एफ एस मैक्सिमम छोटा है कि बड़ा है। अब इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइनेशन पर लेकर चलते हैं। आइए बच्चा, जो भी लिख रहा हूं आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ थीटा 37 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट बात, और यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक है, एंड ये ना 4 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर हम इसे कैसे खींच रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं? ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे 100 न्यूटन के फोर्स से, बराबर 100 न्यूटन के फोर्स से। ये एंगल भी आपका 37 डिग्री है, और म्यू दे रखा है 0.2, म्यू एस म्यू के दोनों दे रखा है। ये एक और एग्जांपल आपके सामने सवाल बना रहे हैं, देखिएगा बच्चा ध्यान से। तो यही सवाल है, एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या होगा। सबसे पहले एफबीडी देखिए, हमेशा याद रखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, mg 40। ये वाला कौन सा रहता है, mg cos थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 40 cos 37 sin 37 3/5 cos 37 4/5, ये 32, तो ये 24 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए, 40 sin 37 3/5, तो ये आपका 24 न्यूटन। दिस इज mg sin थीटा, डन। तो हमने किसको तोड़ा, mg को mg cos थीटा और mg sin में तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है ना, ओके। और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसके भी तो 2 कंपोनेंट होंगे बॉस। अच्छा, ये थीटा है ना, तो इस तरफ थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया, 100 cos 37 4/5, तो ये हो गया 80। ये अगर 80 है ना तो ये 36 ही होगा, 36 न्यूटन। चेक कर लो, 100 इंटू 3/5, 20×60, वैसे भी 80 और 60 का ही इतना होता है। चलिए, और कोई फोर्सेस बचे हुए हैं क्या इस पे? नहीं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को तोड़ने के लिए हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया सबको। ऐसे सवाल को तोड़ना है तो कंपोनेंट में तोड़ा। अब ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस पर नेट फोर्स कितना है। बॉडी जाहिर सी बात है ऐसे मूव कर सकती है, यहाँ 80 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 24 न्यूटन लग रहा है, तो 80 माइनस में 24 यानी कितना हो गया, 80 में से 20 गया तो 60, और ये हो गया आपका 54, ठीक है, 56 न्यूटन। ये हमारा नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, यहां पर 80 न्यूटन पर। बट इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्स टू मैक्स, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है, 2/10। एन कितना है जरा यहां देखिए, एन किसके बराबर है, 36 + 32, 6 2 8, 3 2 6, 88। तो इसको हम कट कर देते हैं, 8.8 इंटू 2, ऑलमोस्ट 17 न्यूटन मान लेता हूं अपनी सरलता के लिए। तो देखिए बॉडी को रोकने वाला फोर्स कितना है, 17 न्यूटन। ऐसे सोचिए,
इस बॉडी को रोकने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 17 न्यूटन। लेकिन नेट फोर्स कितना है बच्चों इस डायरेक्शन में, हमारा कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, कितना फोर्स है यहाँ पर, नेट फोर्स है आपका कितना, 80 माइनस में 24, ये 56 न्यूटन। इसका मतलब है बॉडी क्या होगी, एक्सीलरेट कर जाएगी। कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 56 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका हो गया एक्सीलरेशन। और अगर आपसे पहले सेकंड क्वेश्चन में पूछ ले बताइए फ्रिक्शन कितना, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 17 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। दिस इज डन। तो अगर ब्लॉक के ऊपर एक ही डायरेक्ट ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, उस पर फोर्स कहीं भी लगाए, हमको फ्रिक्शन निकालना है, निकाल सकते हैं, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, हम निकाल सकते हैं। बट अगर उसी ब्लॉक को हम इंक्लाइंड रख कर दें, तब क्या सिचुएशन होगी, आपके सामने रिजल्ट है। कर सकते हैं ना वैसे क्वेश्चन, यहाँ फोर्स लगा दो, इधर फोर्स लगा दो, इधर फोर्स लगा दो। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, सब हो जाना है। कॉन्सेप्ट को सही से बस चुनना होता है और कुछ नहीं। और मैं आपको 10-12 सवालों की प्रैक्टिस टेलीग्राम में डालूंगा, तो उसे आप जरूर जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने के लिए हमें समझना है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो समझते हैं। कौन है शुक्ला जी, बाहर कौन है। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इन्हें समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए थीटा दिया है और यहां पर एक ब्लॉक है एम मास का। एंगल ऑफ रिपोज को रटने से अच्छा फील करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पर बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड फ्रॉम द इंक्लिनेशन प्लेन। मतलब ये वो एंगल होता है जहां पर अब बॉडी स्लाइड करने ही वाला है, स्लाइड करने ही वाला, किया नहीं है। तो यहां पर इसका अगर हम एफबीडी बनाएं तो ये आपका एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा, इस तरफ नॉर्मल फोर्स, और ये गिर नहीं रहा है फिलहाल, तो अभी यहां पर है फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। बॉडी अबाउट टू स्लाइड है, मतलब स्लाइड नहीं हुआ है, तो मतलब ये रेस्ट पर है, तो इधर का फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखिए एम जी से एम जी कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया टेन थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू। इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखिएगा। इसी थीटा को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अगर गिवन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, इसे थीटा आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर हमारा गिवन एंगल थीटा आर से बड़ा है, बॉडी स्लाइड कर जाएगी, बॉडी विल स्लाइड। मतलब हम थीटा की मैक्स टू मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पर इंक्लिनेशन प्लेन पर भी बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग। So if body is not sliding, that means that theta is below theta r. But if the body is sliding, मतलब theta which is given angle is greater than angle of repose. यहां से नीट ने कई बार सवाल पूछे हैं, जानते हैं कैसे। एक ब्लॉक और इंक्लिनेशन के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन √3 है, बताइए एंगल ऑफ रिपोज क्या है। सिंपल, tan थीटा कितना होता है अगर √3 हो तो, tan इनवर्स √3 60 डिग्री। एक बार पूछा है नीट ने 1/√3 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जहां पर बॉडी का गिरना अब पता चल जाएगा। उस एंगल के बाद जैसे ही हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये रिमोट है, मैं इसको देखो थोड़ा एंगल पर रखूँ, नहीं गिरेगा, लेकिन एक एंगल के बाद स्लाइड कर जाएगा। तो दैट एंगल विच विल टेल यू दैट आफ्टर दिस द बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए ये बात हो गई, समझ में आ गई हमें। अच्छा, अब आगे एक और कहानी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इस थीटा को इंक्रीज करें तो इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला एन क्या होगा।
क्या वो घटेगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा, या पहले कांस्टेंट रहेगा फिर घटेगा या बढ़ेगा? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना. इफ यू आर ट्रू स्टूडेंट and watching this lecture from your heart, write down your opinion about this question in the comment section. चलिए, अब हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ लिया, तो अब एक और क्वेश्चन को सिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है. देखिएगा ध्यान से. यहाँ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री दिया है. यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है. वैसे भी नीट ना इस पर से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है. ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है. इनके बीच में कुछ टेंशन फोर्स है और यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का. सवाल यही है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इनके बीच में जो म्यू है वो आपका 0.2 है. वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए. अगर आपका आंसर मैच कर जाए फिर वीडियो को प्ले करना, तो अपने आप को शाबाशी जरूर देना. बिकॉज ये क्वेश्चन बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के अंदर न जाने कितने घंटों तक पढ़ाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है. बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको लेक्चर दिल से सुन रहे हो ना, प्यार हो जाएगा, मेरी गारंटी है. चलिए मैं बताता हूँ. आई होप आपने वीडियो को रोक करके वो काम कर लिया होगा. सबसे पहले तो यार इसकी FBD बच्चों बढ़िया से बनाते हैं. अब तो यार याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने सिखा दिया है कि थीटा जितने एंगल पर mg साइन थीटा लगता है. तो 1 kg का mg साइन थीटा कितना हुआ, 10 इंटू साइन 37. साइन 37 कितना हुआ, 3/5, यानी कितना हो गया, 6 न्यूटन. और यहाँ कितना लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है आप लोगों का 8 न्यूटन. करके देख लीजिए. 10 इंटू कॉस 37, कॉस 37 4/5 काटूंगा, 4 दूनी 8, ठीक है. और यहाँ पर कौन सा, नॉर्मल फोर्स लग गया. ओके, सेम वे में यहाँ पर कौन सा, 20 इंटू 3/5, 12 न्यूटन. और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4/5, 16 न्यूटन. और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये बॉडी पूरी तरह से कंबाइंड अगर स्लोप पर आगे बढ़ने वाली है, तो इस कंबाइंड बॉडी के ऊपर, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडी, ऐसे ये 2 बॉडी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रस्सी से लगा हुआ है. इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर 100 न्यूटन. और दोनों पे मिला करके पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन प्लस 12, यानी कि 18 न्यूटन लग रहा है. तो एफ नेट कितना हो गया, 982 न्यूटन. अब हमें ये चेक करना है एफएस मैक्सिमम कितना है. ठीक, चलिए, तो एफएस मैक्सिमम इसका देख लेते हैं. इसका हुआ म्यू एस इंटू एन, 2/10 इंटू एन. एन आपका कितना है, 8, यानी 1.6 न्यूटन. और एफ एस मैक्सिमम हमें किसका देखना है, इसका देखना है, म्यू एस इंटू एन. एन आपका 16 ही है, ठीक है. तो 2/10 इंटू 16, यानी कि ये हुआ 3.2, यानी नेट जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 3 1 4 4.8 न्यूटन. चलो अबाउट 5 न्यूटन कंसिडर कर लेते हैं. तो पूरी बॉडी को रोक कर रखने वाला फोर्स मात्र 5 न्यूटन का है. लग कितना रहा है, 85 न्यूटन. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी तो चल पड़ेगी यार, और अगर चल पड़ेगी तो नेट फोर्स 82 न्यूटन का और पीछे की तरफ है 5 न्यूटन का. तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 82 माइनस 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मासेस 213, यानी कितना हो गया बच्चा लोग, 77 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम. नाउ इफ वी हैव एक्सीलरेशन वी कैन फाइंड टेंशन फोर्स, राइट. कैसे, इसका एफबीडी ले लो 1 kg का. देखिए 1 kg के इस तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, इस तरफ है आपका mg साइन थीटा विच इज 6 न्यूटन. एक्सीलरेशन इसी साइड है, तो हम लिखेंगे t माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू द एक्सीलरेशन 77/3. फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स. इवन आप चाहो तो इस वाले से भी टेंशन फोर्स ला सकते हो एंड यू विल सी द सेम रिजल्ट. ठीक है, तो अगर एक ब्लॉक सरफेस पर है, कहीं भी फोर्स लगाऊं, मैं ये बता सकता हूं कि एक्सीलरेशन कितना
फ्रिक्शन कितना, एक ब्लॉक इंक्लाइनेशन पर है, फोर्स लगाओ, मैं ये बता सकता हूँ कितना इसके ऊपर इंक्लाइनेशन है, क्या है, सब कर सकते हैं। अगर हम दो ब्लॉक को कनेक्ट कर दें तो अभी हम जान सकते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स है और कितना एक्सीलरेशन है। आइए इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और इंप्रूव करेगा। अरे मैं बार बार काली वाली स्क्रीन क्यों ले लेता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चा, इस तरह से एक गाड़ी है, डिचक्याओ गाड़ी तो बनाओ पहले भैया, यस, ये सड़क है और यहाँ पे स्मॉल एम ब्लॉक है, ये कैपिटल एम ब्लॉक है, ये कार्ट है ना ऐसे एक ही एक्सीलरेशन से चल रहा है, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू है, एम गिर ही नहीं रहा है, ये वाला स्मॉल एम गिर ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल उसकी तरह हो गया जो हमने सूडो फोर्स प्रीवियस क्लास में सीखा था। तो आपको ये बताना है कि यार इसका एक्सीलरेशन कितना हो जिससे गिरे ही नहीं। अब जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके साथ वो अटैच्ड है, वो चल रही है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब भी, तब हमने आपको क्या सिखाया है, चलती हुई चीज़ पे बैठ जाओ, तुम छोटी सी कीड़ी बनकर, चींटी बनकर इसी ब्लॉक पे बैठ जाओ। और अब आप इसको देखो, क्या चलती हुई चीज़ आपके लिए अभी क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा कोई भी ब्लॉक को देखा जाता है वो रेस्ट मोड पर माना जाता है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ऐसे सरफेस के अलोंग ही लगता है ना, फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगता है, म्यू इनटू n। अच्छा, कैपिटल एम और स्मॉल एम के ऊपर कैपिटल एम ऐसे डालेगा अपना नॉर्मल फोर्स, फिर ये बॉडी को आप देख रहे हो, इस पे लगेगा सूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि आप जिसे देख रहे हैं, आप जहां से देख रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमेशा ऐसे सवालों को सॉल्व करते वक्त जिस दिशा में सिस्टम का एक्सीलरेशन, यानी जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस दिशा में एक्सीलरेशन हो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाइए। ये सिस्टम का एक्सीलरेशन, ये उस ऑब्जेक्ट का जिस पर आप देख रहे हैं। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रेस्ट मोड पर है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स म्यू इंटू एन बराबर में m इंटू जी, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो n है वो ma के बराबर है, तो ma इज इक्वल टू एम जी, कट गया तो a बराबर आ गया g बाई म्यू। विश्वास मानिए मेरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सीखा। कहीं पर भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं हैविली एक्टिवेटेड हूँ बच्चा, यूट्यूब पर आने वाले सभी तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ रात को, जहाँ लगता है रिप्लाई करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं उसे लाइक भी करता हूँ और रिस्पॉन्स भी करता हूँ। अच्छा लगा ये सवाल? चलिए तो 2 शब्द लिख दीजिएगा। एक और सवाल सिखाता हूँ आपको और अच्छा लगेगा। आइए देखिए, ये ट्रक वाला जो प्रॉब्लम है ना, पहले के एनसीईआरटी में था और अब तो जा चुका है, लेकिन फिर भी को मजा देगा। तो एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब थी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते थे, आपके नए स्टूडेंट्स के लिए सब डिलीटेड है, लेकिन हमें करना पड़ेगा पूरा एनसीईआरटी अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो बच्चा ये हो गया ट्रक। इस ट्रक के पीछे ना एक स्मॉल एम ब्लॉक का एक मास रखा, ये ट्रक एक्सीलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, बराबर इसका मास 1 kg दिया है, और इस ब्लॉक और ट्रक का जो सरफेस है उसके बीच में म्यू है 0.2। हमें आपको ये बताना है कि ट्रक अगर इस एक्सीलरेशन से चल रही है तो क्या ये ब्लॉक 1 किलो का ट्रक के सरफेस पर ही साथ साथ में चलेगा या गिर जाएगा। अगर साथ साथ चलेगा तो उस पर पीछे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर गिर जाएगा तो क्यों गिरेगा और कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए फिजिक्स यही है, अगर मैं सिर्फ पढ़ा दूं चला जाऊं मतलब नहीं है, लेकिन मैं अगर आपके मन में प्रश्न पूछते कैसे हैं वो जगा दूं तो आप बहुत सही जगह से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे पेड बैचेस को अगर आप ज्वाइन करोगे ना बच्चा, मैं बता रहा हूँ 90% स्टूडेंट्स मेरे कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेन करने के बाद डीपीपी के 150 सवाल 250 सवाल बच्चा लोग खुद ही कर डालते हैं। कई बार मुझे बताते हैं भैया ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सो बच्चा अगर तुम कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, अपने डाउट्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मेरे क्लास के अंदर 2x बराबर 10 पूछता है कोई बच्चा तो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आप ऐसे जगह से पढ़ रहे हैं जहाँ पर ये सारे डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स जो कभी बड़े डाउट्स बन जाते हैं, अगर वो छोटे डाउट्स भी आप पूछ रहे हैं और क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छे बच्चा पढ़ो, और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा समय
समझिए बहुत कम समय बचा हुआ, नीट 2024 को क्लियर करना है, तो अदरवाइज फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे बैचेस को, एंड दिस इज द राइट टाइम। 5-6 महीने दबा करके आप मुझसे पढ़ोगे पूरा 11th एंड 12th का फिजिक्स। देखिए, हम इस 1 kg को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस 1 kg को हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं? ये 1 kg जिस चीज पर रखी है वो चीज भी चल रही है। चलती हुई चीज पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठ जाए तो आपके लिए तो ये ट्रक रेस्ट हो गया ना, क्योंकि आप ट्रक के पे से ही इसको देख रहे हो, तो रेस्ट हो गया। अब रेस्ट हो गया तो इसका मतलब है कि अगर इस दिशा में एक्सीलरेशन है तो सूडो फोर्स यहां होगा। यहां फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg 10 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। और आपके लिए ये ब्लॉक रेस्ट पर है ऐसा हमने मान लिया। ब्लॉक वाकई रेस्ट में है या नहीं, वो एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू एन से पता चलेगा मेरी जान। म्यू कितना है बच्चा? 2/10, और एन कितना है बाबू? 10। कट गया तो मात्र 2 न्यूटन एफएस मैक्स है। और ये जो एम ए है, which is the external force or the pseudo force over here, mass is 1, acceleration is 5 न्यूटन है। तुम खुद देखो, रोक कर रखने वाला फ्रिक्शन फोर्स मात्र 2 न्यूटन का है। Here the Fs maximum is only 2 न्यूटन, but the external force is of 5 न्यूटन। What it means? What it means कि ये जो ब्लॉक है रुकेगा नहीं, टिचुक करके गिर जाएगा। आई है बात समझ में? नहीं समझे यार? इसके ऊपर, इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो मात्र 2 न्यूटन का है, मैक्स टू मैक्स। बट इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन। कभी ऐसा देखे हो कि ट्रक चल रही है और उस पर रखी हुई चीज भी गिरे तो ऐसे आगे गिरे? नहीं, वो पीछे ही जाती है सूडो फोर्स की वजह से। हियर इज द एग्जांपल। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि यहां पर ये जो एम ए है 5 न्यूटन है, विच इज ग्रेटर देन दिस। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को 0.02 कर दूं तो आपका एफ एस मैक्सिमम कितना हो गया? 2/100 इंटू एन 10 यानी 0.2 न्यूटन। अब बताइए अब क्या होगा कि अब जो आपका एफ एस मैक्सिमम है यहां पे, अब क्या होगा बच्चा? ये एफ एस मैक्सिमम और कम हो गया, अब तो और तेजी से फेंका जाएगा। जरा सोचिए, अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, इसे मैं सेम पहले जैसा 0.2 रखूं, ये मेरा 2 न्यूटन हो जाएगा, बराबर। और अब मैं इसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दूं तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? 1 न्यूटन। मतलब ट्रक चल रही है, इस पे सूडो फोर्स 1 न्यूटन है, बट इसको सपोर्ट करने वाला फ्रिक्शन बच्चों 2 न्यूटन है। तो ये ब्लॉक एज इट इज आगे बढ़ेगा, ट्रक के साथ गिरेगा नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया। एक और सवाल करते हैं, उससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। ट्रक प्रॉब्लम हुआ, आइए देखिए। यहां पर एक ऐसे दीवार है, उसके साथ यहां पर एक ब्लॉक है, उसके ठीक नीचे बच्चों एक दूसरा ब्लॉक है। ये ब्लॉक ए 2 किलो का है, ये 4 किलो का है। इस ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। यहां का ले लीजिए 0.4। हमारा सवाल ये है कि नीचे वाले पर कितना मिनिमम फोर्स चाहिए जिससे ये निकल जाए, और रस्सी के साथ ये कनेक्टेड है, ऊपर वाला। नहीं समझे? दीवार के साथ ये कनेक्टेड है 2 किलो। अच्छा 2 किलो नहीं होता, 4 किलो, और ये नीचे 0.2 भी नहीं होता, तो 4 किलो पर सीधा सीधा मेरे को एम ए फोर्स लगाना पड़ता। सवाल यह है कि इस पर मैं कितना फोर्स लगाऊंगा जिससे ये नीचे वाला खिसक जाए ऐसे। सोच के देखिए, यहां पर इस 4 किलो को निकालने के लिए 2 फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। एक तो ऊपर वाली रगड़न, ये 2 और 4 का, और एक तो नीचे वाली। तो यहां पर जो लग रहा है, यहां पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा वो आपका एफ एस मैक्स कितना है? 0.2, 2/10 इंटू 4 और 2 कितना? 6, 60। ये कितना हुआ? 12 न्यूटन। और यहां पर देखिए कितना हुआ एफ एस मैक्स, तो 0.4 यानी कि 4/10 इंटू 20 यानी 8 न्यूटन। कुल मिलाकर के 12, 8 और कितना हो रहा है? 20।
मतलब ये फोर्स कम से कम 20 न्यूटन तो होना चाहिए। 20 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, 20 से ऊपर हो तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम 20 न्यूटन रहना ही चाहिए ताकि ये ब्लॉक निकल करके यहां पर आ जाए। इट इज क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर मेरे लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान लगाओगे ना, आप सभी तरह के सवाल सॉल्व कर पाओगे। हमने हमारे पेड बैचेस के अंदर बच्चा 300 क्वेश्चन चैप्टर वाइज मटेरियल दिया है, जिसमें 3 एक्सरसाइज होते हैं। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद बच्चे एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 करते रहते हैं, और एक्सरसाइज 1 पे कम से कम 150 सवाल होते हैं, जो मैं खुद बच्चों को एक एक सवाल समझाता हूँ। लेकिन 90% सवाल बच्चे खुद ही कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखे हैं। एक एक डाउट मुझसे पूछते हैं, और मैं भी हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करता हूँ। आपका भी डाउट सॉल्व होगा अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो सक्सेस मंत्रा बॉक्स को। अगर आप इन लेक्चर्स को भी ध्यान से सुन रहे हो ना, जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया बाबा एसएसपी के लेक्चर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमको प्यार हो रहा है फिजिक्स के साथ, आपको जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। लेकिन अगर लग रहा है डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट आ रहा है, तो ज्वाइन कर लो यार। 8000 इज नथिंग। उसके साथ आपको केमिस्ट्री भी करा रहा है। चलिए अब एक और सवाल। यहाँ थीटा है, ये ब्लॉक है एम। एक और सवाल यहीं पर ले लेते हैं, दोनों को साथ में समझाता हूँ और दोनों को याद रखना बहुत काम आएगा। थीटा लिया, ब्लॉक यहाँ पे है एम बराबर। मुझे इस ब्लॉक को ना बच्चों ऊपर लेके जाना है, तो अपवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा? अपवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा? चलो ये ब्लॉक को नीचे लेके आना है, इधर अप इधर डाउन, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा? हमें ये दोनों चीज समझनी है। अपवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा एंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा। आइए देखिए, सबसे पहले इसका एफबीडी देख लेते हैं, विच इज वेरी इजी। तो इस तरफ तो रहेगा आपका mg साइन थीटा, सरफेस के परपेंडिकुलर n, यहाँ पे है आपका mg कॉस थीटा। अब तो रटा भी जाना चाहिए, क्यों कैसे सब एफबीडी में सिखाया है, एफबीडी वाला लेक्चर जरूर देखो। ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन अपोजिट में आता है ना। क्या होता है फ्रिक्शन? म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर है? mg कॉस थीटा। तो जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट इतनी फोर्स तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों इस तरफ है। तो जो हमारा नेट फोर्स हुआ एफ नेट, वो हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस में म्यू इंटू एन, विच इज mg कॉस एंड देन थीटा। समझ गए बच्चा लोग? हाँ जी सर। एफ नेट की जगह आप क्या लिखोगे? एम ए अप mg साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, म्यू छूट गया था तो म्यू। देखिए कुछ कट रहा है, हाँ हाँ सर दिख गया दिख गया, मास 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 कट गया। तो एक्सीलरेशन अप इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस जी को कॉमन कर लो, म्यू कॉस थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया अपवर्ड एक्सीलरेशन। अब इसको रट्टा मार लीजिए, समझ में आ गया है तो दिमाग के अंदर घुसा लो, रट लो इसको। कभी भी कोई भी ब्लॉक सरफेस के ऊपर अगर भेजना है तो उसमें नेट एक्सीलरेशन वैसा भी होगा, प्लस अप प्लस जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इसी में ठीक उल्टा माइनस आएगा। अब नीचे ले जाना है तो एम जी साइन थीटा तो इधर है ही, इस तरफ क्या है बाबू? इस तरफ हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, सही है ना? म्यू एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। तो अब अगर नीचे लेके जाना है तो जी साइन थीटा माइनस दिस, इसलिए डाउनवर्ड एक्सीलरेशन डायरेक्ट लिख देता हूं, जी साइन थीटा माइनस में म्यू एंड देन कॉस थीटा। इसे याद कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पर से सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर? इतनी बातें समझ पड़ गई? अच्छा चलिए अब हम फ्रिक्शन का एक और बेहतरीन, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है। अब मान लो कि ब्लॉक दिया हो, एंगल दिया हो, आपसे पूछा अपवर्ड एक्सीलरेशन क्या है तो निकाल लो। ब्लॉक दिया हो, एंगल दिया हो, पूछ ले डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या है तो निकाल लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बेहतरीन पैटर्न बच्चा देखिए ध्यान से। हम्म 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 ये M1 है और ये आपका M2 है, ठीक है। M1 और M2 है बराबर।
हमें आपसे ये पूछा है सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, और यहाँ पर दे रखा है म्यू, ऐसा रस्सी के साथ कनेक्टेड है, रस्सी मासलेस है, m1 m2 कुछ भी दिया हो सकता है। यहाँ पर आप मेरा शॉर्टकट लगा सकते हैं, अगर आपको याद हो तो, आपने वीडियोस लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। शॉर्टकट यहाँ भी बता देता हूँ। कभी भी एक्सीलरेशन निकालना हो ना तो नेट लोड फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस, ये हमारा फॉर्मूला था। लोड फोर्स का मतलब होता है अगर यहाँ m2g है तो यहाँ पर कोई है था, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आ जाएगा, लेकिन इससे पहले वाले में नहीं था तो m2g अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो m2g अपॉन m1 प्लस m2 होता। इसी शॉर्टकट में सिर्फ एडिटिंग करनी है। देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, m2g, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, दोनों तरफ से डायरेक्शन आता है, एक बार टी लिखते हैं, ये ऐसे टी हो गया। अच्छा ये इधर जाएगा ना तो इस तरफ कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू एन, एन की जगह पर क्या होगा m1 इंटू जी। चमक गया। तो आप एक्सीलरेशन क्या लिखोगे, लोड फोर्स कितना m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा बच्चों g कॉमन, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस में m2। ये आपका एक्सीलरेशन निकाल देगा। अब जो भी दिया हो m1 m2 जो भी गिवन हो रख दो, खत्म। अच्छा इसी को मैं थोड़ा सा ऐसा एडवांस लेवल पर लेके चल दूं, ऐसे थीटा जितना एंगल है, यहाँ पर एक पुली है, ये अटैच्ड है, बराबर, ये एक ब्लॉक है, इसे फिर से m1 ले लीजिए, ये आपका m2 ले लीजिए। अरे भाई साहब ये हमें परेशान कर रहा है, फिर से बना लेते हैं। ऐसा सिचुएशन, थीटा जितना एंगल ले लीजिए, ये ब्लॉक ले लीजिए m2, ये कनेक्टेड है ऐसे, है ना, और फिर यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, इसे आप m1 ले लीजिए। सवाल वही है इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, और इसके बीच में दे रखा है म्यू। तो अब क्या, वही वाला सेम ट्रिक, लोड फोर्स अपॉन सम ऑफ द मासेस, इसी को एडिट करना है सिर्फ। तो लोड फोर्स कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ m1g, यहाँ टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में थीटा बीटा नहीं था, यहाँ थीटा है, तो m2g साइन थीटा, और साथ में बच्चों फ्रिक्शन भी आ जाएगा, म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर होगा, इसके बराबर ना होगा, विच इज m2g कॉस थीटा, है ना, याद करवा दिया आप तो, पैरेलल mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। सो म्यू इंटू एन m2g साइन थीटा, सॉरी m2g कॉस थीटा। अरे भाई म्यू इंटू एन होता है, एन की वैल्यू क्या है, ये है ना। अब सोचो अनलोड फोर्स कौन सा हो गया यार, ये डिवाइड बाय माइनस ये, यानी कि m2g cos थीटा माइनस, सॉरी m1g माइनस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मासेस विच इज m1 प्लस m2। अब जो यहाँ से कॉमन है आप देख लीजिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका हो गया g, नॉट्स m1 माइनस g साइन थीटा प्लस g नहीं, g बिल्कुल भी नहीं, साइन थीटा प्लस क्या कॉमन लिया हमने g, तो म्यू कॉस थीटा, और ये m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना इंटरेस्टिंग। सो एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सिंपली ऑब्जर्विंग कि नेट लोड फोर्स कौन सा है, लटकने वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस, एंड यू आर गेटिंग योर आंसर। चलिए एक और पैटर्न करते हैं, वो और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा भी आएगा। चैन प्रॉब्लम इसे कहते हैं। इस तरीके से ना कोई एक चैन है,
वो सरफेस पर लटकी हुई है। सवाल ये है कि इस चैन और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। इसका कितना हिस्सा जमीन की तरफ लटका होगा हमें नहीं पता। चैन का मास कितना है, तो चलिए मास ले लेते हैं m, टोटल लेंथ ले लेते हैं l, इसे एक यूनिट ले लेते हैं दैट इज लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। हम मान लेते हैं कि इसका y जितना हिस्सा लटका हुआ है, राइट। तो इस हिस्से का मास हम कैसे निकालें, तो लैम्बडा इंटू वाई, बिकॉज अगर हम यहाँ से m को सब्जेक्ट बनाएं तो लैम्बडा इंटू एल होता है। टास्क के साथ कंपेयर करो तो यहाँ का मास मैं मान लेता हूँ m1 और यहाँ का मास हम ले लेते हैं m2। सो m1 इज इक्वल टू लैम्बडा विच इज m अपॉन एल इंटू वाई, और अगर मुझे m2 चाहिए तो ये लेंथ हुआ l माइनस में y। टोटल अगर लेंथ l है तो ये l माइनस वाई हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा m अपॉन में l इंटू एल माइनस वाई। अब खुद सोचिए कितना हिस्सा नीचे लटकेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, और n किसके बराबर है, m2g के बराबर। m2 किसके बराबर है, ये रहा भाई m अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी। दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन किसको होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से पूरा चैन नहीं गिरा। ऑब्वियसली यहाँ लगने वाला फोर्स m1g के बराबर, यानी हम F इज इक्वल टू m1g कर देंगे। F की जगह पर है म्यू m अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी। m1 देखो बच्चा किसके बराबर है, m अपॉन एल इंटू वाई। क्या कट रहा है, तो ये कट गया हमारा m अपॉन एल, साथ में g भी था, तो g से g कट गया। इसे सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा म्यू इंटू एल अपॉन में म्यू प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, बच्चा लाखों रुपए देते हैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर बच्चे इस चीज़ को पढ़ने के लिए, बट यहाँ फील के साथ आपको समझा दिया गया। तो इस इक्वेशन को भी डायरेक्ट याद रखिएगा। एंड यहाँ पर जितने भी पैटर्न मैंने सिखाए हैं, इस पैटर्न को देखने के बाद और इस कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगला जो लेक्चर होगा वो फ्रिक्शन का एक और हिस्सा होगा। एंड मैं कसम से बता रहा हूँ, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग क्लास का हिस्सा हो, उस वीडियो को देखने के बाद ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के कोई भी क्वेश्चन आपसे 100% बनेंगे। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक एंड ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। भाई टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।